हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, पिछली कई क्लासेस से मैंने आपको 5.3 के प्रश्न संख्या 10 तक के सॉल्यूशंस को करवाया है, बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा तो पहले उन क्लास को देख लीजिए, तभी आपको इस क्लास को अच्छी तरीके से समझने में आरामदायक बुद्धि का उपयोग करना होगा। साथियों, इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 11 to 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। पिछली कई क्लासेस के थ्रू हम लोग 10 क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे अपने प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को। तो आइए शुरू कर दे आज की इस क्लास को। यदि आप लोगों ने इससे पहली बार क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे पहली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू कर दें आज की इस क्लास को। देखिए, मैंने पहले लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों, क्या लिखा है, प्रथम n पदों का योग इतना है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पद का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए कैसे हल करता हूँ। दिया क्या है, दिया है कि Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं लगवा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आप देखिए प्यारे मित्रों, जब भी हम यहाँ पे निकालेंगे एक पद, दो पद, तीन पद, ये n क्या है, ये लास्ट टिल्ली अंतिम पद है अपना। अब ये कुछ ना कुछ कम करेंगे तो ये अपना हो जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब चूंकि n पर है और n के जगह पे n माइनस 1 किया गया है, क्यों कि अब हमें निकालना है अगले टर्म की और पद के लिए निकालना है। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए s n माइनस 1 इक्वल टू 4 एकम 4n माइनस 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये इसको हल करने पे आएगा। यहाँ पे क्योंकि a माइनस 1 का मतलब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो हो जाएगा एस n माइनस 1 इक्वल टू 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर। यहाँ पर साथियों क्या होगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n होगा। आगे इसको हल करेंगे तो यस n माइनस 1 इक्वल टू 4 और 2 6n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको हमारे समीकरण 2। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें निकालना है Tn। क्या निकालना है, Tn। Tn क्या है, तो Tn टर्म है, मतलब पद के संख्या को ज्ञात करने का सूत्र है। तो Tn बराबर सूत्र होता है प्यारे मित्रों, Tn बराबर सूत्र होगा Sn माइनस 1। ओके, तो चूंकि साथियों Sn क्या है, Sn अपना था ये 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn कितना है, ये माइनस 1 वाला 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे n स्क्वायर। आराम से देखिएगा कितनी आसान तरीके लगेगा। ये प्लस माइनस n स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर देखेंगे चूंकि 5 प्लस बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा, माइनस का 2n बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि Tn इक्वल टू हमें ये प्राप्त हो गया है। अभी n क्या है, n हम टर्म निकालेंगे, पद निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें काय का सवाल निकालना साथियों, प्रथम पद निकालना है, द्वितीय पद निकालना है और प्रथम दो पदों का योगफल भी निकालना है, तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और 90वें पद ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीके से देखिए कैसे लिखेंगे। n बराबर 1 लेने पर, ऐसा क्यों लेंगे साथियों, क्योंकि साथियों हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो n बराबर जब 1 लेंगे तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे 1। यहाँ पर 2 गुणे 1 क्यों हुआ, क्योंकि n के जगह पे हमें 1 रखना है। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। चलिए आगे देखते हैं। हम लेंगे n बराबर 2, n बराबर क्या, n बराबर 2
लेने पर, n बराबर 2 लेने पर क्या होगा भैया, T2 इक्वल टू 5 माइनस 2 गुणे 2, तो T2 इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, ये हो गया साथियों। अब T3 देखते हैं, मतलब n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, ध्यान देखिएगा बहुत आसान तरीके से, फिर मैं एक एक करके आपको हल करके सब कुछ दिखाऊंगा। n बराबर 3 लेने पर तो साथियों ये हो जाएगा T3 इक्वल टू 5 माइनस 3 गुणे 2 गुणे 3, तो बोल सकते हैं कि T3 इक्वल टू 5 माइनस 3 दूनी 6 बराबर -1। ये तो भाई अभी तक हम सवाल कर चुके हैं। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद साथियों आपका निकल के आ गया 3, ये क्या है, द्वितीय पद 1 और साथियों तृतीय पद है -1। सोचा पहला पूछा उसे में आगे पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा साथियों, A1 प्लस A2 इक्वल टू, A1 का मान साथियों 3 है प्लस A2 का मान 1 बराबर 4 आएगा। अब अगला सवाल उसने पूछा साथियों तीसरे पद के बाद पूछा है 10वें पद, तो ये लिखेंगे n बराबर 10 लेने पर, n बराबर जब 10 लेंगे तो हो जाएगा साथियों Tn इक्वल टू 5, यहाँ 10 लिया है तो T10 इक्वल टू 5 माइनस 2 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 20 इक्वल टू -15, अब T10 कितना हो जाएगा साथियों -15, ये भी अपना आंसर हो गया। अब क्या लिखा है 90वें पद के लिए, तो लिखेंगे 90वें पद के लिए क्या सूत्र होगा Tn इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये सब आपके क्या है सवाल है, ये सब क्या है आपके सवाल हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथियों बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बस आपको घबराना नहीं है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। समझते जाएंगे सवाल लगता जाएगा और आप घबराएंगे नहीं। यदि आप घबरा गए तो आप परेशान हो सकते हैं साथियों। तो आपका साथियों ये क्या है, पहला पद है, ये आपका तीसरा पद है, दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद है, ये प्रथम 2 पदों का योग है, ये आपका 10वां पद है, ये आपका 90वें पद है। मैं कह सकता हूँ कि ये सब आपके आंसर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को कितनी आसान तरीके से लगाया है। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, फॉलो करना है और रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही बेटर कर पाएंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मेरे प्यारे ब्रजेशन क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाज्य हैं। 6 से क्या रहते विभाज्य हैं, मतलब 6 से कट जाए तो क्या होगा 40 तक हमें जाना है। कहाँ तक जाना है 40 पदों तक। तो देखिए 6 से विभाज्य का मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का गुणज पूछ ले या 6 का विभाज्य पूछ ले, आप केवल पहाड़े से सीरीज बना सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे साथियों प्रथम क्या लिखेंगे, प्रथम 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। पहले देखेंगे 6 से कौन कौन विभाज्य होगा। तो ये हो जाएगा तो 6 में 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा, डाट 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 कहाँ जाना है 40 पदों तक, 40 पदों तक। दूसरी बात एक चीज़ और लिखा है, धन पूर्णांक लिखा है, मतलब इसमें माइनस का कोई नंबर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हम देखते हैं a बराबर हमें 6 प्राप्त हो गया है, a बराबर 6 और d बराबर भी 12 माइनस 6 बराबर 6 प्राप्त हो गया है। यहाँ पर n बराबर 40 प्राप्त हो गया है। चूँकि हमें योग ज्ञात करना है तो हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है Sn। क्या आपको समझ में आया? कितने बच्चे इसको बिना मदद के लगा सकते हैं? हैंड उठाइए और लगाना शुरू कीजिए। सूत्र क्या होगा कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1
डी ब्रैकेट बंद। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे, एस एन का मान निकालना है, चूँकि एन का मान 40 है तो एस 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 40/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे ए का मान 6 प्लस एन का मान 40 - 1 और डी का मान कितना है 6 है। इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ पर 20, यहाँ पे 6 दूनी 12, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा साथियों, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 40 में से एक जाएगा 39, तो ये हो जाएगा 39 गुणे 6। अब आगे देखिए साथियों क्या होगा। यहाँ पर देखिए 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 9 × 54 के 4 हासिल है 5, 6 × 18 = 23। इसको हम लोग जोड़ लेंगे साथियों। जोड़ेंगे तो देखिए कितना आंसर आने वाला है। 20 इसको जोड़ेंगे 246 आने वाला है, और जब आप 246 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, यहाँ पे एक 0 लगा 0, तो यही आपका आंसर होगा। तो लिख देंगे अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, यही मेरा आपसे निवेदन है। आइए इसी क्रम में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर साथियों 13 लगाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बस चाहे गुणज हो चाहे फैक्टर हो, बस आपको केवल का केवल पहाड़ा लिखना है। ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है। 8 के प्रथम 15 गुणजों को बोला है, मतलब कितने होंगे नंबर, 15 पद तक जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा हल पहले लिखेंगे 8 के प्रथम गुणज कौन से हैं। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, फिर 8 पंचे 8 3 24, 8 चौको 32, डाट 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 15 पदों तक। कहाँ तक, 15 पदों तक। ध्यान दीजिए। अब प्यारे मित्रों ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ए का मान हमें क्या पता गया, 8, डी का मान भी 16 - 8 = 8, एन बराबर 15। इसमें भी क्या निकालना है, एस एन निकालना है ना आसान। कोई अगर कठिन कह रहा था तो भैया अब उसे आसान लगने लगेगा, क्योंकि इससे आसान हो भी तो नहीं सकता, देखिए कैसे। अब हम कह सकते हैं कि हमारा सूत्र क्या होगा कि एस एन = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 d। ये आपको हल करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एस एन का मान 15, तो एस 15 = 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 8 प्लस एन का मान कितना है साथियों, 15 - 1, डी का मान साथियों 8 है। आइए आगे यहाँ पे देखेंगे कि 15/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 14 गुणे 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 15/2 16 प्लस 14 8 तो 8 चौको 32 के 2 हासिल आया 3, 8 कम 8 3 11, 14 8 112। क्या हुआ 14 8 112। अब देखेंगे 15/2 इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 कितना हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 128। अब हम 2 से इसे काट भी सकते हैं, कैसे 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 चौको 8। मतलब कि साथियों 15 गुणे 64, 15 गुणे 64 क्या होगा, तो गुणा करेंगे 15 चौको 60 की 0 हासिल है 6, 15 का 6 90, 90 6 96 लिखेंगे। अतः ध्यानपूर्वक समझेंगे, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा
960 है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कितनी आसान तरीके से लग गया। जैसे कि आप लोग चिंगम थूक देते हैं खाने के बावजूद भी, खाने वाली चीज़ क्यों थूक देते हो भाई? मेरा तो कहना है कि उसे खाओ ही नहीं, अगर खराब चीज़ है तो मत खाओ, लेकिन सवाल तो लगाओ। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को भी अच्छी तरीके से बताया है और आपको समझ में भी आया होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑपरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को लगाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे ब्रिजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। अभी कुछ देर पहले हम धन पूर्णांकों का देखा है। अब चूंकि किसी के बीच में विषम संख्या कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। जो इससे हम लोग कुछ देखेंगे तो देखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। ठीक है, पहले हम निकालेंगे कि हमारी विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं। सीरीज बनाएंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 5, 7 डॉट 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 49। ये 49 क्या है? 49 एक अंतिम पद है, मतलब 0 और 50 के बीच में जो 49 है मेरे प्यारे मित्रों, वही केवल साथियों लास्ट होगा 50 से पहले। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? a बराबर कितना मिलेगा? 1। d बराबर कितना मिलेगा? 3 - 1 बराबर 2। और साथियों n हमें पता लगाना है और n का मान कितना है? 49 है। देखिए कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो सूत्र सभी को पता है कि an = a + n - 1 d। अब a का मान 1 प्लस n का मान पता नहीं और d का मान कितना है प्यारे मित्रों? यहाँ पे 2, और an का मान यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि n - 1 गुणे 2 बराबर 49 - 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n - 1 गुणे 2 बराबर 48। ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो n - 1 बराबर 48/2। ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो हम बोल सकते हैं कि n - 1 = 24, और यह माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो n बराबर हम बोल सकते हैं 24 + 1, n बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब n क्या है? n मतलब कुल मिला के 25 संख्याएं होंगी, 25 पद होंगे। लेकिन तो सवाल तो पूछा है भैया कैसा योग क्या होगा, तो क्या योग निकलेगा? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए लिखेंगे साथियों योग। योग के लिए फार्मूला आपको याद हो, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 d। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। क्योंकि Sn का हमें मान निकालना है, n का मान अभी हमने निकाला है 25। यहाँ पर हम लोग 25 को पुट कर देंगे, 25/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2, और a का मान साथियों कितना? 1 है। चलिए प्लस n - n का मान कितना है? 25 - 1, और d का मान कितना है? 2। बहुत ही आसान तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। तो 25/2 ब्रैकेट में 2 1 कम 2 प्लस यहाँ 25 में से 1 जाएगा 24, 24 दूना 48 हो गया। क्या मेरे भाई समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ देखिए 25/2 गुणे हो जाएगा ये 50। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो 2 1 कम 2, 25 दूना 50। तो यहाँ पर बचा कितना साथियों? ये बचा 25 × 25, मतलब कि ये बचा 625। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक साथियों जो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 625 है। तो यहाँ लिखेंगे, हिंदी वाला भी जरूरी है। अतः 0 और 45, तो 0 और 50 है कितना? 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है? 625 है।
क्या समझ में आया? नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे पास देखिए, इसको एस एन निकालने के लिए एन चाहिए, जो कि एन नहीं दे के रखा पूरे सवाल में। तो हमने साथियों इसकी मदद से सीरीज बनाया और हमने सबसे पहले एन का मान निकाला। एन के मान निकालने के बाद हमने योग वाले फार्मूले में रखा और ये सारा का सवाल लग गया। हमने लिखा भी क्या है कि अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। अब मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कोई गलतफहमी, कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यदि डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जिससे कि आपके सवाल का जवाब मिले और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। आइए इसी क्रम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छी तरीके से लगाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बस आपको बशर्ते ध्यानपूर्वक सवाल को समझना है। लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य के विलंब पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब अगर कोई कार्य कर रहा है किसी भी जगह पे और अगर वो विलंब करेगा तो उसके ऊपर प्रावधान किया जाएगा जुर्माने का। कैसे कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब पहले दिन के तो भैया 200 रुपया है दिहाड़ी, लेकिन अगर दूसरे दिन तुम जा रहे हो तो वो 250 हो जाएगा, क्योंकि साथियों वहाँ पर 50 रुपये का इजाफा हुआ है। 50 रुपये का इजाफा इसलिए हुआ है कि इन्होंने झूठ बोला है। किसने झूठ बोला है मेरे मित्रों? कि लोग कहते हैं कि कैसे किसी को जुर्माना लगा दोगे। अरे ऐसे कोई जुर्माना थोड़ा लगा देगा। तो पहले दिन 200 रुपये था, दूसरे दिन 250 हो गया, तीसरे दिन 300 हो गया, और बताया गया है ये लगातार 30 दिनों तक चलता रहेगा। तो बताओ भाई कितने रुपये का जुर्माना उस पर हो सकता है। आइए ध्यान लगाते हैं, सीखते हैं इससे प्राप्त एपी। तो लिखेंगे जुर्माने की राशि से प्राप्त एपी। अब देखिए पहले जुर्माना कितना था? 200 रुपया, फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया। अगर देखा जाए डाट कहाँ 30 दिनों तक तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा ये देखने की कोशिश करते हैं। ए बराबर 200 हो गया, डी बराबर कितना होगा? 250 में से 200 जाएगा 50, और एन बराबर 30। हमें एस एन निकालना है। क्या निकलेगा या नहीं आप सभी लोग बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप लगा भी लेंगे। कैसे कि एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ध्यान से, एस एन हमें निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू ए का मान, तो ए का मान कितना है साथियों? 200 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 200 प्लस एन का मान कितना साथियों? 30। एन का साथ यहाँ से गलती हो गई, हमें 200 नहीं बल्कि यहाँ पे हमें 30 रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 30। तो हम काट देंगे, यहाँ पे एन का मान 30 रखेंगे। ए का मान 200, यहाँ 30 माइनस 1 और डी का मान 50 है। अब सवाल आपका अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो 2 1 कम 2, 15 दूना 30, तो बोलेंगे 15 बाहर है, अंदर हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400 प्लस अंदर कितना हो जाएगा? 400 प्लस यहाँ बचेगा साथियों 29 गुणे 50। तो यहाँ देखेंगे कि 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 9 बचे 45 की 5 हासिल है 4, 5 दूनी 10 4 14, मतलब 1450। मेरे मित्रों अगर इसको देखा जाए तो 15 को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1850। कितना हो जाएगा? 1850। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 15 बचे 75 के 5 हासिल है 7, 15 अट्ठे 120। कितना होता था? देखो 15 अट्ठे 120, 120 में प्यारे मित्रों हमने 7 जोड़ा तो हो जाएगा 27। हासिल आया 2। कितना आया साथियों? हासिल आया 2। 15 कम 15 साथियों कितना होगा? 1 मिनट ध्यान दीजिए, गलती हो गई। हाँ 15 अट्ठे 120 और 120 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साथियों? 27 में 7 लिखोगे 12 बचेगा। 15 कम 15 12 होता है 27 और 1 जीरो लगा दोगे तो साथियों कितना हो जाएगा? वहाँ पे जो जुर्माने की राशि होगी वो 27,750 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 30 दिनों तक
कार्य में विलंब, अतः 30 दिनों तक कार्य में विलंब होने के कारण 27,750 रुपये दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही सरल सवाल, एक ही बात पूछा है कि अगर साथियों कोई ठेके का काम हो रहा है और उसमें जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार से कि अगर पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, दूसरा दिन का जुर्माना 250 है, तीसरा दिन का 300 है, ये लगातार 30 दिनों तक काम करता रहेगा। तो हमने एक प्राप्त इसे सीरीज बना ली कि 200, 250, 300 डाट 30 दिनों तक। ये क्या होता है, जब तक वगैरह लग जाता है या साथियों उस पर कुछ सामान टंगा होता है तो ये 30 है, ये n का मान हो गया। ए का मान साथियों 200, डी का मान कैसे निकला 50, और 250 में से साथियों 200 निकाला तो कितना बचा 50। हमने फार्मूला यूज किया SN=n/2 2a प्लस माइनस ब्रैकेट में n-1d। तो यहाँ पे तो एक n का मान हमने पहले 200 रख दिया, इसके लिए गलती क्षमा चाहूँगा। n का मान 30 रखा तो यहाँ हो गया 15, 200 दूना 400, यहाँ पे 29 - 1 30 - 1 29 गुणे 50। इसे गुणा करेंगे 1450 आएगा, इससे में 400 जोड़ लेंगे 1850, इसको गुणा करेंगे 27,750 आएगा। फिर लास्ट में लिखा होगा अतः 30 दिनों तक कार्य में विलंब होने के कारण 27,750 रुपये दी जाएगी। किसके रूप में, जुर्माने के रूप में। तो क्या मैं सोच पा रहा हूँ, क्या मैं सोचूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आया। मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, इतनी बार रिवीजन करना है कि ये सवाल आपके दिमाग पे, आपकी जुबान पे हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में साथियों क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए। मतलब इनाम जो दिया गया 7 थे, वो भी कैश अमाउंट में था। पुरस्कार टोटल 700 रुपये था। रखी गई राशि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो बताइए प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है। हल लिखेंगे सबसे पहले। हल से पहले उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार, क्या है, पहला पुरस्कार हमने x माना। अब भैया अगर कह रहा है कि हर एक जो इनाम है वो 20 रुपया अपने से कम है, अपने से 20 रुपया कितना है, कम है। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा दूसरा, माना दूसरा पुरस्कार x - 20, तीसरा पुरस्कार माना तीसरा पुरस्कार बराबर x - 20 तो हो जाएगा x - 40। आप कहेंगे भैया x - 40 क्यों, तो भैया हर सवाल में आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ, अच्छी तरीके से पहले पढ़िए। लिखा हुआ है हर इनाम अपने इनाम से 20 रुपया कम है, तो दूसरा इनाम हो गया x - 20, तीसरा इनाम x - 20 तो हो जाएगा x - 40। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। टोटल 7 इनाम है, तो यहाँ पर क्या देख के रखा है, n बराबर 7। टोटल 700 रुपया है, तो यस 7 बराबर कितना है, 700 है। और प्यारे मित्रों यहाँ पर साथियों d बराबर क्या होगा, d बराबर प्यारे मित्रों -20 होगा। आप कहेंगे कि d बराबर -20 ही क्यों, d बराबर -20 ही क्यों। और प्यारे मित्रों 20 क्यों, क्योंकि हर बार घट रहा है और a का मान कितना है प्यारे मित्रों, x है। तो आइए हम लोग इस x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि SN=n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट बंद। अब आगे देखिए क्या होता है, n का मान हमने 7 लिया है, तो S7 और S7 का मान कितना है, 700। तो यहाँ 700 रखेंगे साथियों, 700 n का मान 7/2, फिर 2 गुणे a का मान x प्लस
n का मान 7 माइनस 1 और d का मान हो गया -20। अब देखिए 7 एकम 7, 7 हम 70, 100, मतलब 100 बराबर 1/2, फिर 2x प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 120। ओके, अब प्यारे मित्रों इन सभी में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बोल सकते हैं 100 इक्वल टू 1/2 गुणे 2, यहाँ पर x बचेगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर बचेगा 60, 60 दूना 120, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 60 इक्वल टू 100। अब ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 प्लस 60। x बराबर कितना होगा 160, तो x का मान कितना आ गया 160। x हमने क्या माना है, x माना है पहला पुरस्कार। तो आइए सभी पुरस्कारों की प्रत्येक पुरस्कार का मान देखिए। क्या देखिए, प्रत्येक इनाम, इनाम मतलब पुरस्कार का मान बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों, घबराइएगा नहीं। देखिए पहला क्या माना, a बराबर कितना हो गया, पहला हमारा पहला हमारा कितना है 160 रुपया, तो पहला हमारा 160 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, मतलब a1 हो गया। a2 कितना हो जाएगा साथियों, x मतलब 160 माइनस 20, तो ये हो जाएगा साथियों a2 बराबर कितना होगा 140। फिर देखिए a3 इक्वल टू क्या होगा, a3 इक्वल टू होगा प्यारे मित्रों 160 माइनस 40, तो हम कह सकते हैं कि आएगा 120। फिर आगे इसे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा इनाम कम होता जाएगा। तो हमने क्या सीखा साथियों, ये डिफरेंस माइनस 20 है, मतलब धीरे धीरे घटाते जाएंगे 20 तो कम होता जाएगा। तो देखिए हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होगा पहले 160 रुपया, फिर 140 रुपया, फिर 120 रुपया, फिर प्राप्त होगा 100, फिर प्राप्त होगा आपको 80, फिर प्राप्त होगा आपको 40, नहीं 80 के बाद क्या 60 प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा, इसके बाद साथियों 40 प्राप्त होगा। कुल 7 ही इनाम थे, तो एक इनाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जो इनाम दिया गया विद्यार्थियों को उसमें इनाम क्या था, पहला था 160 रुपया, दूसरा था 140 रुपया, तीसरा था 120 रुपया, चौथा था 100 रुपया, पाँचवा था 80 रुपया, छठा था 60 रुपया, चौथा था 40 रुपया। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6 किस तरीके से, कितनी आसान सी लैंग्वेज में, कितनी आसान से स्टेप के द्वारा लगाया है। बस आपको करना क्या है, बार बार रिवीजन करना है, इतनी बार रिवीजन करना है कि सवाल आपको सरल लगने लगे। बस आपको आएगा कब, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करें। तो आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखकर आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे सरल सवाल है, बस आपको केवल अच्छी तरीके से पढ़कर समझना सवाल है। लिखा हुआ, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग वेरी इंपॉर्टेंट अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए, ऊपर तो कहानी से भी सवाल सुने नहीं हुआ, कह रहा कि अगर कक्षा 1 है तो अपने एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ऐसे कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ये भी कहेगा इत्यादि, और ऐसा ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। लिखा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इसलिए विद्यालय के द्वारा या विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें बतानी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं हल की ओर चलता हूँ, हल करेंगे और सीखेंगे क्या जो आप लोग समझ रहे हैं कठिन था, क्या ये सरल तो नहीं है, बहुत सरल है। देखिए कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। अब क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा, 12 तक होगा।
ये तो हो गया साथियों अपने अनुभाग के द्वारा। लेकिन एक चीज़ और समझिए, इसमें लिखा है कि प्रत्येक अनुभाग जो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस चीज़ को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, मतलब कि एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो लिखेंगे, ध्यान देंगे कि चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अनुभाग मतलब सेक्शन साथियों, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो ये क्या होगा साथियों, इससे क्या होगा, अब इससे प्राप्त एपी देखिए क्या होगा, एपी बराबर क्या होगा कि 3 1 3 2 3 3 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 12 तक जाएगा। क्या आपको समझ में आया नहीं? कैसे मैंने यहाँ से एक एपी निकाली। अब एपी क्या प्राप्त होगी ये ध्यान दीजिएगा, यही से हमारा सवाल बनेगा। 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 डॉट 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 12 3 36। अब प्यारे मित्रों बताइए क्या सवाल सरल है या नहीं? आप सभी लोग कहेंगे सवाल तो बहुत सरल है। आइए हमें निकालना है कितने पेड़ लगे हैं, मतलब योग निकालना है प्यारे मित्रों। और योग निकालने के लिए आपको यन पता होना चाहिए, और यन है 12। आप कहेंगे यन 12 क्यों है? ये क्लास तो 12 ही है, अनुभाग चाहे जितने हों उससे हमको मतलब नहीं। तो लिखेंगे a = 3, d = 6 - 3 = 3 और n = 12 और हमें Sn का मान निकालना है। कितना आसान है, कितना कठिन आप लोग सोच के रखे थे, उतना कठिन तो है नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। क्या होगा? Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1d। ध्यानपूर्वक चलेंगे तभी अपना सवाल लग पाएगा। देखिए n का मान कितना है 12/2, a का मान कितना है 2 × 3 प्लस n का मान कितना है 12 - 1 और d का मान कितना है 3। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 2 1 2 और 2 6 12, तो 6 ब्रैकेट में 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 33, ये हो गया 33। क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं? जब इतना समझ में आ गया तो और भी सवाल समझ में आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 39 को 6 से गुणा करेंगे और हमारा अपना सवाल आ जाएगा आंसर में। तो 9 6 54 के 4 हासिल है 5, 36 18 5 23, 36 18 5 23। ध्यान से देखिएगा गलती होगी सुई। 9 6 54 का 4 हासिल है 5 और 36 18 5 23। तो हम कह सकते हैं कि 234 पेड़ लगाए गए। तो लिखेंगे अतः कुल 234 पेड़ लगाए गए या लगाए गए। क्या आपको समझ में आया या नहीं? कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चंस तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये कितना आसान तरीके से मैंने लगाया और 234 ये आपका आंसर आ भी गया। कैसे लगाया आप लोग एक बार प्रोसेस को देख लीजिए। सबसे पहले मैंने इस हिंदी को पढ़ा है, फिर इसे एपी बनाने की कोशिश की है साथियों। हमने यहाँ पर 3 सबके साथ क्यों किया? ये लिखा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब कि सबको 3 से गुणा करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से प्रश्न को लगा लेंगे। बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को लगाते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी किसे केंद्रों ए और बी को लेते हुए, मतलब ये आपका वृत्त है और साथ ही लाइन पे गोला किया गया है। इसमें हम अर्धवृत्त का उपयोग करेंगे कि यहाँ पे L1 L2 L3 L4 दिख रखा है, मतलब इसके अर्धवृत्तों की बात की जा रही है। देखिए जिनकी त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को लेकर खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, या जिससे कि आकृति में दिखाया गया। आप देख सकते हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है साथियों। क्या क्या देखा है? देखेंगे दिया है कि
L1 L2 L3 कामा L4। L4 किसकी हैं? अर्धवृत्तों की लंबाई। ओके, यहाँ पे L1 L2 L3 L4 क्या अर्धवृत्तों की लंबाई है। तो साथ ही क्या देखिए रखा, R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना 1 सेंटीमीटर है, R3 बराबर कितना है 1.5 सेंटीमीटर है और R4 बराबर कितना है प्यारे मित्रों 2 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हमें लंबाई निकालना है, तभी तो पता लगा पाएंगे कि कुल कितनी लंबाई है। तो आइए लंबाई की बात करते हैं। लंबाई देखिए, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम L1 L2 का मान निकालेंगे। क्योंकि देखो वृत्त का जो सूत्र होता है साथियों 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r, और अर्धवृत्त का होगा केवल पाई r। तो देखिए L1 बराबर सूत्र लगेगा पाई R1। तो साथियों L1 का मान निकालने के लिए पाई का मान 22/7 हम लोग उपयोग कर सकते हैं और R1 का मान 0.5 है। पहले मित्रों L1 बराबर क्या होगा, जब 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11/7 आएगा। ये अपना L1 का मान निकल गया। इसी तरीके से हम L2 का मान निकालेंगे। L2 क्या होगा पाई R2 हो जाएगा। तो देखिए पहले मित्रों L2 इक्वल टू क्या होगा 22/7 और R का मान है R2 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा प्यारे मित्रों कि L2 इक्वल टू 22/7, क्योंकि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे क्रम में देखिए यहाँ पे 2 हम लोग निकाल चुके हैं, L3 निकालेंगे। L3 बराबर पाई R3 हो जाएगा। पाई R3 क्यों होगा, क्योंकि हम साथियों यहाँ पे अर्धवृत्त की लंबाई निकाल रहे हैं। तो L3 इक्वल टू 22/7 और R3 का मान कितना है साथियों, वहाँ पे 1.5 प्यारे मित्रों। तो साथियों L3 बराबर 22 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा। कितना आएगा प्यारे मित्रों, 22 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा। कितना आएगा 33 आएगा। अब आगे देखते हैं साथियों क्या हो जाएगा 33/7। कितना होगा 33/7 कब होगा, जब 1.5 से गुणा करेंगे। अब आगे देखते हैं L4 इक्वल टू कितना होगा पाई R4। तो L4 इक्वल टू साथियों पाई का मान 22/7 और R4 का मान साथियों R4 का मान आपका कितना है, R4 का मान यहाँ पर 2 दे के रखा है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा 22 दूना 44, 44/7। ये आपका सवाल का एक सीरीज बना। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे क्या, इससे प्राप्त AP लिखेंगे, इससे प्राप्त AP क्या है। तो देखिए L1 का मान जो आया साथियों यह है 11/7, फिर आया आपका 22/7, फिर आया आपका 33/7, फिर आया 44/7। डाट कहाँ तक 13 क्रमागत 13 पदों तक। क्या लिखेंगे 13 पदों तक। ध्यान दीजिए बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। क्या देके रखा है A बराबर 11/7 देके रखा है। D बराबर क्या देके रखा है साथियों, ये देके रखा है 22/7 माइनस 11/7, ये भी आएगा 11/7। ओके, A का मान हो गया, D का मान हो गया। N बराबर क्या रख दोगे, N बराबर 13। यहाँ देखिए यार A बराबर मैंने बता दिया, D बराबर निकाल के बता दिया और देन उसके बाद मैं आपको बता दें N बराबर 13। अब हमें निकालना है लगातार कितनी कुल लंबाई। तो SN वाला फार्मूला यूज करेंगे, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D। इसके अलावा हम लोग अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि SN का मान निकालना है और N का मान 13 है, तो यस 13 हो जाएगा। S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणे A और A का मान साथियों 11/7 प्लस N का मान कितना है 13 माइनस 1 और D का मान साथियों भी 11/7 है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों कि 13/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में 11 दूना 22/7।
13 में से 1 जाएगा साथियों 12, और जब 12 को साथियों हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 132/7। भैया आपके दिमाग में आएगा 132 कैसे आया, तो जब 13 में से 1 घटाएंगे 12 बचेगा, 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 होगा। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो 13/2 गुणे यहाँ पर 22, यहाँ पर देखिए प्यारे मित्रों कि 22 और 132 को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 3 2 5, 154/7 होगा। भाई ये कहेंगे ये 7 कैसे आया, तो इसका हर बराबर था कॉमन हो गया, 2 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 7 14, और कितना बचेगा 1, 2 7 14। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए 13 गुणे 77/7, तो 7 एकम 7, 11 से 77, तो 13 गुणे 11 कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 11 33 के 3 हासिल है 1, और 11 एकम 11 और 1, ध्यान दीजिए साथियों 11 33 के 3 हासिल है 3, 11 एकम 11 3 14, तो हम बोल सकते हैं 143। कितना 143, तो लिखेंगे अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की कुल लंबाई 143। चूँकि हम सारे बात किए हैं सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर। कितना आएगा, सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 18 को भी लगाया है, बस आपको रिवीजन करना है। ये कई बार मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपके सवाल हो जाए अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ करके एक बार अपने मन से लगाने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आपका टेस्ट डेली बाय डेली होता रहेगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम सभी लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को साथियों। मेरे पहले प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। जैसे मान लो आप कहीं निगम पर गए होंगे, कहीं आप यहाँ पे लकड़ी का काम होता है, वहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे लट्ठे ढेर पर लगे होते हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। कहा गया है कि जो सब लाइन बना के रखा गया है वो सबसे नीचे 20 लट्ठे हैं, फिर ऊपर जाओगे 19 से, फिर 18 बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो फिर उससे ऊपर 19 से फिर क्या है 18 है। कुल मिलाकर 200 लट्ठे जो हैं कितनी पंक्तियों में रखे हैं ये हमें बताना है, और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमें बताना है। तो आइए हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली है उसमें से तो 20 लट्ठे हैं, फिर कितना 19 लट्ठे हैं, फिर आपका 18 लट्ठे हैं, फिर आपका कितना 17 लट्ठे, डाट 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 पता नहीं आपके कितने लट्ठे कितने नंबर्स में, कुल मिला के कितने लट्ठे हैं। तो साथ ही यहाँ पर कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों मतलब कि SN बराबर आपका 200 दे के रखा है। यहाँ पे A की बात करें तो हमें 20 प्राप्त होगा, D की बात करें तो साथ 19, यहाँ 20 लिख दो, 19 माइनस 20 बराबर -1 प्राप्त होगा। और बाकी बात करें n की तो n हमें पता नहीं है और n हमें निकालना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही आसान तरीके से हल करने के लिए बस आप साथियों अच्छी तरीके से एकाग्र होकर बैठिएगा। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। चूँकि SN का मान हमारे पास 200 है, 200 लट्ठे हैं, बराबर n/2 हमें पता नहीं कितने सीरीज है, कितनी लाइनों में रखा गया है। 2 गुणे a का मान साथियों 20 हो जाएगा, प्लस n-1 d का मान कितना -1। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी कुछ करने का मेरा मन इसमें हो नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये हो जाएगा 20 दूना 400। तो हम लिख सकते हैं इसको कि n यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना 40 प्लस n एक कम एक तो -an हो जाएगा, ये माइनस का n है साथियों, और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 200 दूना 400 हो जाएगा। हो गया। अब आगे देखते क्या होने वाला है। तो हम बोल रहे लिख सकते हैं कि n यहाँ पर प्यारे मित्रों क्या होगा, 40 और 1 41, 41 माइनस n = 400। अब क्या होने वाला है, ये 400 इधर आएगा माइनस में होगा, तो हो जाएगा 41
एन माइनस एन स्क्वायर गुणा करेंगे -400 इक्वल टू 0। आगे सही रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -n स्क्वायर प्लस 41n -400 प्लस इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे अपना काम कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर 1441n। आप कहेंगे भैया यहाँ पर माइनस कैसे हो गया, तो जब भी माइनस कॉमन ले जाता है प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, बराबर प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस इस साइड में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए साथियों इसका अब हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो लिखा है 400 एकम 400, मतलब 400 का खंड 41 पर जोड़ने पर आना चाहिए। तो देखिए प्यारे मित्रों 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा और 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तो आगे लिखेंगे n स्क्वायर -25 प्लस 16 n प्लस 400 इक्वल टू 0। आगे देखेंगे तो n स्क्वायर -25 n प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब प्यारे मित्रों देखिए एक बार इसमें क्या कॉमन लिया जाएगा, इसमें n कॉमन लेंगे तो n -25 हो जाएगा। इसमें क्या लेंगे 16 कॉमन लेंगे, इसमें n प्लस माइनस 25 16 ये हम साथियों 400 होता इक्वल टू 0। अब आइए आगे देखते हैं जो हमें आगे और बढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में क्या होगा, ये कॉमन हो गया n -25 होगा, एक ब्रैकेट में बाहर वाला n -16। तो हमारे पास जो हो गया है ये क्या होगा n -16 और n -25 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ध्यान करेंगे कि n -16 इक्वल टू 0 और n -25 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे n बराबर 16 और n बराबर 25। अब देखिए दोनों वैल्यू प्लस में आ गई तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कौन किसका मान होगा। तो देखिए हम चेक करते हैं क्या हमारा मान जो an का निकलेगा किस पे प्लस का निकलेगा। अगर an का मान जिस पे प्लस पे निकलेगा वही अपना आंसर होगा। तो देखिए यदि n बराबर 16 हो तो, अगर n बराबर 16 हो तो क्या होगा a 16 बराबर a का मान, क्योंकि सूत्र होता है तो a प्लस n -1 d होता है। a का मान साथियों 20 प्लस n का मान 16 -1 और d का मान -1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा साथियों 15 ब्रैकेट में -1। तो यहाँ पे कितना होगा 20 प्लस माइनस 15। हम बोल सकते हैं कि 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचने वाला है। तो चलते यहाँ पर आगे प्लस की वैल्यू। अब देखिए a16 पर प्लस की वैल्यू आई है, तो देखते हैं a25 पर क्या होगा। a25 पर भी एक बार चेक करते हैं। यदि n बराबर 25 है या हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों a25 इक्वल टू a का मान 20 प्लस n का मान 25 -1 d का मान -1। तो मेरे प्यारे मित्रों 20 प्लस माइनस होगा, यहाँ बचेगा 24। जब 20 में से 24 जाएगा तो भाई साथियों -4 बचेगा। अब प्यारे मित्रों आप ही बताइए क्या माइनस वाला मान कभी अपना हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे अतः, लास्ट में आंसर लिखेंगे अतः 200 लट्ठों को रखने के लिए 16 पंक्ति हैं। क्या है? 16 पंक्ति हैं, मतलब 16 लाइन है तथा अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कहेंगे सर जी 5 ही क्यों, ये -4 क्यों नहीं? भैया क्या लट्ठा प्लस में आएगा या माइनस में? संख्या माइनस में थी कि ये प्लस में थी? भैया प्लस वाला लेंगे। तो सर a16 मतलब n जो नंबर लेंगे, पूरा नंबर क्या, जो पूरी लट्ठों की जो लाइन है वो 16 लाइन है। वो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर कितने, सबसे आखिरी वाले पे 5 लट्ठे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगाया है
है। बस आपको क्या करना है, एक बार इस क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस करना है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा सवाल लगाने का तरीका। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का अपना आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन देख कर सवाल को डरिएगा नहीं। सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही कम समय में लग जाएगा। बस एक बार पढ़ लीजिए एक बार सवाल को क्या लिखा है। लिखा है एक आलू डोल में, कोई आलू की डोल है, कोई आलू का रेस है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर, यहाँ 5 मीटर रखो भाई, गलत हो गया, 5 मीटर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। एक रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, मतलब एक लाइन में कितने 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है या करता है, जो भी होगा वहाँ पर। प्रत्येक निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस उसी बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब कुल मिला के कितनी रेस में कितनी दूरी होगी। ध्यान दें, कुछ नहीं है यहाँ पे सवाल में कहा गया, यहाँ पर एक बाल्टी है भैया, यहाँ पर क्या है, एक बाल्टी मान लो रखी हुई है, और यहाँ पर यहाँ से पहला आलू जो है साथियों 5 मीटर की दूरी पे, कितने दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, और बाकी जितने आलू हैं 10 आलू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 आलू हैं इनके बीच की दूरी समान है। इनके बीच की दूरी क्या रखी गई है, समान रखी गई है, और ये कितना है, 3 मीटर है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सवाल कह रहा है कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है तो दौड़ कर जाता है, फिर दौड़ कर आता है, इसमें आलू रखता है, फिर ऐसे जाता है आलू रखता है, फिर ऐसे जाता है आलू को रखता है, तो बताइए वो उसके द्वारा कुल मिला के कितनी दूरी तय की जाएगी। ध्यान से समझिएगा, कोई कठिन बात नहीं है। पहला आलू उठाने के लिए, ध्यान दीजिए, पहला आलू उठाने में लगी दूरी, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 5 होगा। आप कहेंगे भैया 2 गुणे 5 क्यों होगा, भैया अगर एक बार गया तो एक बार लौट के भी तो आएगा, और 5 क्या है, इसके पहले आलू और बाल्टी के बीच की दूरी है। फिर पहला हो गया तो दूसरा डैश में कर देता हूँ, आलू उठाने में लगी दूरी। देखिए 2 गुणे, इस बार क्या होगा, 5 + 3 होगा। आप कहेंगे 5 + 3 को हो गया, भैया एक बार तो यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन अगला आलू तो यहाँ पर है, तो 3 मीटर ज़्यादा चला कि नहीं चला, इसलिए ये हो गया। फिर तीसरा आलू उठाने के लिए, तीसरा आलू उठाने में लगी दूरी क्या होगा साथियों, अब प्यारे मित्रों 2 गुणे 5 + 3 + 3 होगा। आप कहेंगे इस बार ऐसा क्यों, भैया यहाँ तक तो दोबारा आलू उठा ले गया था, अब आगे जब जाएगा तो 3 मीटर और चलेगा कि नहीं चलेगा, तो अपने से यहाँ से सीरीज बनेगी। लेकिन इससे प्राप्त एपी, एपी क्या मिलेगी कि 5 दूनी 10, 5 3 8 दूनी 16, 3 3 6 5 11 दूना 22, डाट 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 पता नहीं कहाँ तक चलता जाएगा। अब देखिए साथियों क्या होना है इससे और हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें लिखा गया 10 आलू हैं, तो आलू तो 10 ही उठाएगा, तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होगा कि A बराबर 10 प्राप्त होगा, D बराबर 16 - 10 बराबर 6 प्राप्त होगा, N बराबर 10 प्राप्त होगा। कहेंगे भैया N बराबर 10 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर आलूओं की संख्या कितनी रखी गई है, 10 रखी गई है। तो हमें SN निकालना है, क्या निकालना है, SN। तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N - 1 D, ये आपका मेन सूत्र है साथियों। तो S10 = 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणे A का मान 10 प्लस N का मान साथियों कितना है 10 - 1 और D का मान 6 है। हल करते हैं, आप घबराइएगा नहीं साथियों। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में 10 दूना 20 हो जाएगा प्यारे मित्रों,
20 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 छंग 54, 9 छंग 54 कितना, 9 छंग 54। तो प्यारे मित्रों मैं यहाँ पे हल करता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पे 5 लगा है, 5 लगा देंगे पहले, ब्रैकेट में 20 है, कितना है 20 है, 54 में 20 जोड़ेंगे साथियों 74 हो जाएगा। 74 होगा या नहीं होगा, आप सभी लोग कहेंगे 74 होगा। तो यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 की जो हासिल आया साथियों 2, तो 7 बचे 35, 2 37 हो जाएगा। 370 मीटर की दौड़ होगी, 370 मीटर की दौड़ होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतियोगी को 370 कितना, 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 जो इतना लंबा आधे पेज पर लिखा हुआ है, इसको मैंने कैसे बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है साथियों। कुछ नहीं है, सवाल यही कह रहा था कि एक बाल्टी रखी है, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे, बाकी के सारे आलू जो है समान दूरी पे रखी हुई हैं। तो पहला दूरी चलेगा तो भैया 2 बार चलेगा, एक बार आएगा फिर लेकर जाएगा तो 2 गुणे 5 रखा, दोबारा जब इस आलू को उठाएगा तो 3 मीटर बढ़ जाएगा, वही हमने कर दिया। दोबारा जब इसको उठाएगा तो 3 मीटर और बढ़ जाएगा, वही हमने किया है। हमने एपी को प्राप्त किया, AN का मान हमने प्राप्त किया, SN निकाल लिया। इससे हमें पता चला कि 370 मीटर से दौड़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास के अंदर मैंने आज करवाया है साथियों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 से 20 तक का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे ब्रिजिस्टियंस, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये 5.3 का लास्ट मतलब अंतिम क्लास है, क्योंकि साथियों क्वेश्चन नंबर 20 ही है 5.3 में। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको सिखाऊंगा साथियों चैप्टर 6, जिसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे मित्रों 5.3 तक आप मजबूत कर लीजिए, मतलब कि साथियों 1 to 5 मतलब 1 to 5 चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए आप सभी लोग 1 से 5 चैप्टर तक जरूर अपने आप को तैयार रखिए। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी विद ब्रजेश सर के संग और मुस्कुराते रहिए अपनी खुशियों के संग। सवाल को लगाइए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।